नाजरीन, वेलकम करता हूं आपको रुपया पैसा के अंदर। आज बड़े ही अहम मौजू के ऊपर हमने बात करनी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपोगेंडा किया, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमारी माशी साख बिगाड़ने के लिए तरह तरह की खबरें चलाई, लेकिन उसका मुंह की खानी पड़ गई, क्योंकि जिस जगह भी वो गया वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स न मिला, किसी जगह पर कोई जवाब न मिला। उनकी मुकम्मल माशी सिफारतकारी, जो भी उनकी ये एक तरह की नेगेटिविटी फैलाने की एक साजिश थी, वो सब फेल हो गई और पाकिस्तान माशी तौर पर उभर के उनसे ज़्यादा अहम मुल्क के तौर पर सामने आ गया। इसके साथ साथ हमने, चूँकि आपको पता होगा, ये तो एक कुदरती सी बात है कि जब एक खित्ते के अंदर जो है वो इस तरह की टेंशन बढ़े, वो लोग जज करते हैं कि साहब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें ट्रांजैक्शन क्या हुई, कैजुअल्टीज़ क्या हुई, नुकसानात क्या हुए। कभी भी जंग को फेवर नहीं किया जाता। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन के रास्ते पर चलना चाह रहा था, लेकिन हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर किसी भी तरह से कोशिशें कर रहा था कि पाकिस्तान को एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एम्ब्राइल करते, और उसके लिए उसने ऐसी हरकतें की, ऐसी हथकंडे इस्तेमाल किए जो शर्मनाक थे। फिर पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ा, और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो हिंदुस्तान को बहुत ज़ोर की लगी चोट, और उनको समझ नहीं आई कि अब हम जाएँ कहाँ। उन्होंने सोचा कि अब जैसे इंसान चोटें खाने के बाद अपने ज़ख़म पर मरहम लगाने की कोशिश करता है, मरहम लगाने से भी पहले उसने कोशिश की कि दुनिया जहां में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। अर्नब गोस्वामी मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो मानसिक संतुलन खोकर अपने टीवी प्रोग्रामों में आकर जो दिखे उसको बुरा भला कह रहे हैं। जो भी मुल्क हो दुनिया का, उसके साथ बिगाड़ पैदा करने में लग गए। हिंदुस्तान के टीवी एंकर और सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और उनको रात के अंधेरे के अंदर अपना साया भी दिखाई देता है तो उस पर भी तोहमत लगा देते हैं। यह पागलपन, यह दीवानगी उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा यह हुआ कि हिंदुस्तान ने अनजाने में बहुत सारे दुश्मन बना लिए, और पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त। और हमारे नए दोस्तों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिनके मुतालिक लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा साथ दें, लेकिन आज वो सब हमारे दोस्त हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे काम की पजीराई कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान भी रियलाइज़ करे कि इंटरनेशनल जो एक गेम है उसमें हमारी हैसियत बेहतर हो चुकी है। अब उसका माशी फ़ायदा लेना है, तिजारती रसाई हमें चाहिए मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, वो हमें मिल जाए। कुछ तिजारत की हमें टेम्पटेशन भी दी गई है कि हमारे साथ खुल के तिजारत की जाएगी, तो मुझे उम्मीद है, तवक्को है कि यह काम भी हो। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अफीफ़ राशिद साहब, जो कि चेयरमैन हैं APCCMA। वेलकम करता हूं आपको शो में जनाब अफीफ़ साहब। और बुनियादी बात यह है कि आज हमारा मौजू है कि हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा हुआ फेल, पाकिस्तान की तिजारती राहें हुई हमवार, और चूँकि आपका भी शोबा बिलवास्ता बिलावास्ता एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि पाकिस्तान का इमेज अगर इम्प्रूव हो जाता है आगे आने वाले सालों के अंदर, ब्रांड पाकिस्तान और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर रसाई में कितनी आसानी रहेगी। जी अफीफ़ साहब। जी देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, हम बड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स हैं, यूरोप है, US है, जिसको हम ऑलरेडी अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम साथ ही साथ बाकी मुल्कों को भी जो है वो बड़ा केटर कर सकते हैं। अभी हम फिशरी में ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अभी जो है वो सिर्फ टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के पास बड़ी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ हैं। अभी SIFC के थ्रू हम बड़ा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इस दफ़ा बजट में भी देखें तो एग्रीकल्चर को बड़ा रिलीफ दिया गया है, बड़ा प्रमोट किया गया है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएँ। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका रॉ मटेरियल कोई भी इंपोर्ट नहीं होना और डायरेक्ट एक्सपोर्ट होना है। ये एक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक कि पाकिस्तान की इमेज की बात है, जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी है तो हमें एक एक्सपोर्टिंग कल्चर अपने अंदर लाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ में एक एक्सपोर्टिंग कल्चर हमें अपनी इकोनॉमी में लाना पड़ेगा, और वी हैव टू फोकस टूवर्ड्स एक्सपोर्ट। देखें, एक्सपोर्ट करने से आपके पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपना बजट खुद बना सकते हैं, अपनी आवाम के हिसाब से बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक्सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और वो चीज़ें जो कि जिनका रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद हो, और हमें वैल्यू एडिशन पे बड़ा काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम अभी भी
जो लो वैल्यू आइटम है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम जो है वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। कॉटन की हमारी वो अच्छी हो जाती है तो हम कॉटन एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे पास शुगर केन की प्रोडक्शन अच्छी होती है, हम जो है वो चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं। चीनी से आप ग्लूकोज बना के उसको एक्सपोर्ट करें तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। उससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी आप समझे कम कंटेनर जाके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें फिनिश प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू आइटम्स, वैल्यू एडेड आइटम्स के ऊपर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान का अगर अभी भी आप देखें तो जिन ब्रांड्स के साथ पाकिस्तान अभी काम कर रहा है इन टेक्सटाइल ऑल्सो, वो दुनिया के सबसे बड़े टॉप के ब्रांड्स हैं, उनको पाकिस्तान बड़े अरसे से फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास विलिंगनेस है, बस हमें एक एक्सपोर्टिंग कल्चर अपने अंदर लाना होगा कि हम एक्सपोर्ट को कितना प्रमोट करते हैं। हमें ऑर्डर बजट्स के दौरान एक्सपोर्ट्स की जो है वो बढ़ाने की पजीराई जरूरत करनी है। पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे आप ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, जब एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक बड़ा की शोबा है, आई एम श्योर वो आप लोगों के लिए भी होगा, सारे हमारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के भी, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो आजकल बहुत कम्पिटिटिव हो गई। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो फॉर श्योर कि आपकी की मार्केट क्या होगी एज अ बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन बहुत सारे लोग जीसीसी कंट्रीज़ को एक बहुत अच्छी मार्केट तस्वर करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब सेंट्रल एशिया इज़ ओपनिंग अप, मे बी दैट कैन बी अ गुड एक्सपोर्ट मार्केट। कुछ लोगों ने बोला ईस्टर्न यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल डिमांड्स नहीं है, दैट्स ए मार्केट दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, हाई प्रॉफिट मार्केट्स को टैप करें, ईयू कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिका को। लेकिन प्रॉब्लम ये आजकल ये अफ्रीका बड़ा शोर मचा हुआ आपने देखा। डू यू सी द अफ्रीकन मार्केट एज ए वायबल एक्सपोर्ट मार्केट फॉर पाकिस्तान? देखिए डेफिनेटली अफ्रीका में बड़े जो है ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी और जितनी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं फ्रॉम दी बिग इकोनॉमिस्ट, वो अफ्रीका को इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स बड़ा हाईली फेवरेबल कंडीशंस उनके पास बताते हैं। वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे लोगों के पास इनकम बढ़ेगी और वो एक बहुत बड़ी मार्केट उभर के आएगी। देखिए हमें ये समझना होगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें लेना चाहिए। जब एक जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इनकी मार्केट एक सेटल्ड मार्केट्स हैं। वहाँ पे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन इतनी नहीं होते हैं। सैचुरेशन इतनी हुई है, Exactly. कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वो मुश्किल हो जाए। सैचुरेटेड मार्केट्स हैं। वहाँ पे बढ़िया कंपटीशन है। वहाँ पे आपके साथ जो है ना वो वियतनाम भी खड़ा होता है, चाइना भी खड़ा होता है। मैंने सुना है बांग्लादेश रेगुलेशन भी बहुत है, क्वालिटी कंट्रोल के भी जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत देखिए, ज़्यादा हाई हैं। वो तो होने चाहिए। हमें बेस्ट क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। आपको जो प्रॉफिट मिलता है ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए, आप बेस्ट उसके ऊपर जाएं, क्वालिटी के ऊपर जाएं तो वो बहुत बेहतर है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करें। हमें टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी पे काम करना चाहिए। और साथ के साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उधर हमारे पास बाय रोड बड़ा अच्छा रूट है जिसको हम केटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है और अफ्रीका से हम बायलेटरल ट्रेड बढ़ाएं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से बेतहाशा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगेन वी शुड नॉट फॉरगेट मिडल ईस्ट। हम जितना बड़ा एडवांटेज मिडल ईस्ट से उठा सकते हैं वो हम किसी चीज़ से हम इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है। 2 दिन के अंदर वेसल पहुंच जाता है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट से आप दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई इज़ द सेंट्रल हब फॉर ऑल दी मिडल ईस्टर्न मार्केट। सऊदी अरब और दुबई 2 एक हब्स हैं जहां से आप पूरे मिडल ईस्ट को केटर कर सकते हैं। और करंटली मिडल ईस्ट जो है वो अफ्रीका को भी फीड कर रहा होता है। जिसको अफ्रीका में परचेजिंग करनी होती है वो दुबई में आके उसको कर रहा होता है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। अब हम थोड़ा सा बजट का रिव्यू कर लेते हैं। आप पता होगा कि ताजिर सनतकार जो है ना वो पूरे साल में एक पॉइंट पकड़ लेते हैं और वो एक पॉइंट पकड़ के उसको खूब घसीटते हैं। अब आप पता होगा 2 साल पहले एक पॉइंट हाथ लग गया और वो था IPP। अब उसके पीछे पड़े रहे वो आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड, बट इफ पेट्रोलियम प्राइसेस विल राइज अगेन वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। सो दिस नीड्स टू बी मोर होलिस्टिक इन नेचर। दिस टाइम इट इज FPR एंड अ सिंगल आर्टिकल which allows them discretionary powers, जिसकी वजह से बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज फील करते हैं कि these discretionary powers may be very harmful towards them। ठीक है, चलो अफीफ साहब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि what would be the solution for this kind of thing। अब बात ये कि बजट आ गया, पूरे बजट के डॉक्यूमेंट में प्लीज forgive me, लेकिन इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन को सिर्फ अगर एक पॉइंट मिला तो एक पॉइंट ये मिला कि FBR हैज द अथॉरिटी टू डू समथिंग टू यू।
But apart from that, so many things that have impacted your business. I think in the whole day, as a CEO of a company, you must be having 100 things to do. I think within that list, सबसे जो बॉटम 10 होंगे ना, उसमें ये शायद इशू हुआ आपके लिए. Am I correct or I am wrong? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ FBR के ये जो अभी आर्टिकल किया है ये एक बड़ा डैमेजिंग है. आपको एक चीज़ समझनी होगी कि लोगों ने एक पर्सपेक्टिव बना दिया कि जी हर बिजनेसमैन चोर है. भाई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, यहाँ बिजनेस चल रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी चल रही है. बिजनेसमैन टैक्स चोरी क्यों करेगा? उसको अगर आप सारी फैसिलिटेशन दे रहे होंगे तो वो खुशी खुशी टैक्स देगा. पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं. आप पहले कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, फिर अगर आपके जो बेनिफिशरीज हैं, ओनर्स हैं, अगर वो डिविडेंड निकालते हैं तो आप डिविडेंड पे टैक्स देते हैं. उसके बाद जो पर्सनल इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे होते हैं. तो आप देखें कि हम कितने लेवल के ऊपर टैक्स दे अच्छा रहे होते हैं. माइंड एक क्वेश्चन मुझे टेक्निकल देंगे. अब आप यू आर वन ऑफ द यंग सीईओज. एक मैं आपसे बात पूछता हूँ, वैसे तो हम सारे अंकल टाइप ही लोग बुलाते हैं, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ. देखें आप जानते हैं इस चीज़ को कि पोस्ट टैक्स जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लेवरेजिंग. आप लोगों को तो बेनिफिट करता है टैक्स रेट, आपको बेनिफिट करता है टैक्स देना. आप लोग टैक्स चोरी करके क्या हासिल करेंगे? अगर आप अपना टैक्स कटवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगी. ये हाईली लेवरेज फर्म्स की बात कर रहा हूं, यानी रिच पीपल. सो रिच पीपल बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स. मतलब ऑब्वियसली हायर टैक्स रेट इज नेवर गुड फॉर बिजनेसेस, बट to them it's nothing wrong. आप तो corporatized companies होते हैं ना, am I right? You're not paying out of your pocket, you're paying out of a limited liability company's kitty. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं देखिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो फिर हमारी टैक्स की वो कम बनती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट जब आप पे करते हैं उसके बाद आपके ऊपर टैक्स लगता है. तो अगर टैक्स तो इन एनी केस आपको देना ही है. देखिए मैं आज भी जब मेरी पेमेंट आती है तो मेरा सप्लायर 4.5% 5% मेरा पैसा विदहोल्ड करके जमा कराता है और फिर मुझे देता है. जीएसटी पे आज मैं कुछ भी सेल करूंगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होगी तो मुझे जीएसटी देना ही देना है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. हाँ अगर आप टोटली कैश बेसिस पे काम कर रहे हो, जो हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर हैं उधर होता रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है. देखिए हमें ये समझना होगा कि हम नहीं, लेकिन फैक्ट्री तो इनफॉर्मल सेक्टर नहीं होती ना. वही तो बात समझने की है कि इस वक्त आपके पास पाकिस्तान में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं कितने, इंडिविजुअल्स और कंपनीज वगैरह को मिला लें तो मेरे ख्याल से 55-60 लाख टैक्स पेयर्स हैं. 25 करोड़ की आवाम में से सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देखिए ये हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दे, जो उसकी इनकम है उसके ऊपर वो टैक्स दे, ताकि हमारी गवर्नमेंट चल सके, हमें बार बार लोन ना लेना पड़े, हमें आईएमएफ की डील्स में नहीं जाना पड़े, हमें जो है वो प्रेशर में ना आना पड़े, हमें जो है वो लोन लेके हम महंगा तेल खरीद रहे होते हैं, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं. जितना हमारा बजट बना, आप बताएं बजट का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट्स. वो इसलिए कि हम पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिए, लेकिन इंडस्ट्रीज़ वाले सब टैक्स दे रहे होते हैं. ये सारा टैक्स का मसला आता है जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग चल रही होती है, जहाँ पे आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रही है. इसको आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट करें. ये सारा टैक्स का मसला इसलिए आता है कि आपने दो दे दिए, या तो तुम फाइलर बन जाओ या नॉन फाइलर बन जाओ. भाई क्यों? जिसके पास बैंक अकाउंट है वो फाइलर है. ये बैंक अकाउंट खुल गया, आपको पता है उसके कितने पैसे आ रहे हैं, आप उससे पूछो भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो बोलते थे जी मैं नॉन फाइलर हूँ, उससे कोई पूछगछ ही नहीं है. और जो फाइलर है, जो टैक्स जमा करा रहा है, उसको हर कोई आके जो है ना वो पेन डाउन करेगा, उसको आके जो है वो हरास भी किया जाता है, उससे जो है वो गलत तरीके से पैसे भी लिए जाते हैं. आज तो कोई भी FBR का बंदा है वो मेरे खिलाफ चालान निकाल दे और तो फिर मैं बैठ के उससे निगोशिएट करता रहूँगा कि जी क्यों निकाला है, किस लिए निकाला है. ये तरीका गलत है. आप अगर FBR को 1000 गाड़ियां दे रहे हैं कि जाके आप टैक्स की रिकवरी करें, तो आपका फोकस होना चाहिए उन लोगों पे जो टैक्स नहीं दे रहे. आपके ख्याल से सोल्यूशन क्या है? आर्बिट्रेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे ये सिचुएशन अब वो की जाए, या आपके ख्याल से आप सिट-इन्स करना पसंद करेंगे या बैनर लगवाना पसंद करेंगे? मैं आपसे जानना. देखिए बैनर लगवाना और ये सब करना ये इतना फ्रूटफुल नहीं होते. मैं तो ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि क्या उन्होंने टैक्स लेना है या नहीं लेना. गवर्नमेंट को अपनी नीयत पे करना होगा क्या वो टैक्स लेना चाहते हैं. जब गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है तो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली वो करे कि जिसका बैंक अकाउंट है वो साल के आखिर में अपने रिटर्न्स जमा कराएगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर था, और जो पैसा बच गया उसके ऊपर तुम टैक्स दो. हर इंडिविजुअल पे होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री से इनकम आ रही हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से इनकम आ रही हो, XYZ कहीं से भी आ रही हो. हर इंसान को टैक्स देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की तरफ कि वो टैक्स दे. लेकिन आप उन्हीं लोगों को जो है वो
दबाते रहें, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, आप उनको और करे जाएं। आज आप देखें ये कहाँ की जस्टिफाइड बात है कि जिसकी 60-70 हज़ार 80 हज़ार तनख्वाह है वो टैक्स दे रहा है, लेकिन जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम अरबों रुपए में वो कोई टैक्स नहीं दे रहा। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? जिसकी 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है वो 43-44% टैक्स देगा इनकम के ऊपर, और उसके बाद जो वो नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है वो अलग है, पेट्रोल की लीवी अलग देता है। आप इन सब चीज़ों को करके आप उसके ऊपर और प्रेशराइज कर रहे हैं। आपको चाहिए, आप गवर्नमेंट को चाहिए वो आज रूल निकाल वैसे दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विल द सेम बी अप्लाइड ऑन पीपल हु वायोलेट द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रेगुलेशंस? क्या उनको भी जाकर पकड़ोगे आप? तो मेरे ख्याल से वहाँ तो सब खामोश हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे कन्वीनियंट है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहा है, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप ये करेंगे। लेकिन दे आर सेइंग दे मेड सम अमेंडमेंट्स, लेकिन स्टिल बिजनेस कम्युनिटी इज़ अनविलिंग। बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको एक बात बताता हूँ हफीज़ साहब, बात ये है कि अगले दिन भी एक ताजिर सनतकार आए, मैंने उनको बताई बात, उनको थोड़ी बुरी लग गई। मैंने उनको यही बताया कि इन 3 साल के अंदर इस हुकूमत को जिस भी शक्ल में ये रही, इसको विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस जितनी आज़ादी दी गई, इतनी कभी मुशर्रफ साहब को भी नहीं दी गई, इतनी कभी किसी गवर्नमेंट को पास्ट में नहीं दी गई, विथ सो मच फ्रीडम। और मैं आपको बताऊं कि किसी के यहाँ लड़का भी पैदा होता था ना, तो लोग हुकूमत को मुबारक देना शुरू कर देते थे। हुकूमत तो बिगड़ गई, हुकूमत तो बफर गई, क्योंकि किसी के यहाँ लड़का पैदा हो जाए तो लोग कहते थे साहब ये तो हुकूमत का कमाल है, ये तो इस हुकूमत ने किया, वरना तो नहीं हो रहा था हमारे यहाँ। मतलब इन अदर वर्ड्स हफीज साहब, वी हैव बीन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसकी वजह से ये सब कुछ आया। आपने इतनी तारीफ कर दी, ओवर तारीफ कर दी, आप तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। ये एक सास बहू का रिश्ता है बिजनेस और गवर्नमेंट का, मेरा जहां तक ख्याल है। देखिए, सास बहू का रिश्ता नहीं है। गवर्नमेंट और हमारे जो गोल्स हैं वो अलाइंड हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, हम भी वही चाहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। गवर्नमेंट चाहती है चीज़ें सस्ती हो, हम भी ये चाहते हैं हमारा रॉ मटेरियल सस्ता हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटर करें। देखिए, आज आप समझें कि बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे आए, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको प्रॉफिट होगा, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर हमारी जो मार्केट साइज़ है वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ आज भी जो मेजर मासेस हैं वो एक लो इनकम वाली लोग हैं। हम चाहते हैं उनको केटर करें। उनको केटर करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को नीचे लाना होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या इंसेंटिव दे दिया या क्या कोई मोटिवेशन दी है कि बिजनेसमैन को कि जी आप अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करें, या आप अपने जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। आज आप बोलें कि जी जो कंपनी जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करती है, वो ऐसी प्रोडक्ट जो अभी इंपोर्ट हो रही है उसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाती है, हम उसको जो है वो इनकम टैक्स जो है वो 10% कर देते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स। हम उसको इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है अगर 20% है तो हम उसको इंपोर्ट ड्यूटीज़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स 10% कर देते हैं। लोगों को आगे पॉजिटिविटी दिखेगी। ठीक है, गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडस्ट्री लगे। आज आप बोलें कि भाई जो अपनी एक इंडस्ट्री से 2 इंडस्ट्री करता है वो एम्प्लॉयमेंट को 1000 बंदे से 5000 बंदा करता है, हम उसको इनकम टैक्स में 5% रिलीफ देते हैं। आप देखें जो अब 1000 से 5000 पे जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, तो आपका रेवेन्यू जो है ना वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 5% आप उसको छोड़े होंगे। तो आपको ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लाने पड़ेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। लोग अनफॉर्चुनेटली बड़ा डिप्रेस हो गए हैं। आप बता दें कि पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान में कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री लगी, पाकिस्तान में कौन सा मल्टीनेशनल नया एंटर हुआ। यहाँ से मल्टीनेशनल जाने की तो बात कर रहे हैं, कोई नया मल्टीनेशनल नहीं आ रहा। बहुत सारे मल्टीनेशनल्स गए और आपको यू हैव टू फोकस कि हम बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज को लाएं, वो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस लाती हैं, वो पॉजिटिव कंपटीशन लेकर आती हैं, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनको वर्ल्ड के जो बेस्ट सिनेरियोज हैं उसके अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो बड़ा हेल्प करते हैं आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बता दें कि पिछले 5 या 10 साल में कौन सी नई यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हो। हमारे यहाँ तो जो इंडस्ट्री लगी है हल्के हल्के वो बंद होती जा रही हैं। आप फैसलाबाद जाके देखें, टेक्सटाइल भी बंद हुई नहीं है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कभी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली बनी ही नहीं। हम बीइंग अच्छा, पहले हमने देखा था कि ब्रेन ड्रेन हुआ, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कैपिटल ड्रेन भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखें, वो इसलिए नहीं, क्यों नहीं होगा जब आपको हाईएस्ट टैक्सेस देने और उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। हम जो टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं क्यों कि जी गवर्नमेंट हमें
इंफ्रास्ट्रक्चर दे, एजुकेशन दे, हेल्थ दे, गवर्नेंस दे। आज आप बताएं सिक्योरिटी दे। आज हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी लेके बैठे हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें बर्बाद हो चुका है। तो ये टैक्स कहाँ जा रहा है? ये टैक्स किसको जा रहा है? ये टैक्स सारा कहाँ जा रहा है? ये डेट रिसर्विसिंग के अंदर जाता जा रहा है। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दें, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी हो, स्टेबल गैस की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो। यहाँ पे आप प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें, आप इंडस्ट्रियल लैंड चीपर फॉर्म में दें और उधर सारी फैसिलिटीज़ दें, वहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, पानी भी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। आप पाकिस्तान में बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट करें, कंपनीज़ को इनवाइट करें। हमने हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ की इतनी खूबसूरती है, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास समंदर है। कोई एक मल्टीनेशनल चेन बता दें जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रही हो। हमने अंतालिया की तरह कराची के अंदर क्यों नहीं रिजॉर्ट्स बनाए जहाँ पे हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें? बिल्कुल। हमने अपने जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे हम बड़ी बड़ी होटल चेन्स को बुलाएं, हम उनको बोलें कि जी ये इतना बड़ा लैंड हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन करो। वो सिर्फ अपनी होटल की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, होटल तक पहुँचने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर भी आपकी मदद करेगा। और आप हैरान होंगे नाज़रीन, इन्होंने जैसे जिक्र किया तुर्किया, अब कहते हैं पहले तुर्की था, तुर्की भी जब था तब भी पाकिस्तानियों का बहुत कैपिटल तुर्की गया, और अब तुर्किया बन गया तो अब भी बहुत सारा चला गया। उसकी वजह ये है कि पहले तो लोग वहाँ गए, वो एंट्री पॉइंट यही होता है कि आप वहाँ गए सैर करने के लिए, घूमने फिरने, तफरी। आपने देखा साहब इतना खूबसूरत, क्या मौसम है, क्या लोग हैं, क्या माहौल है, आपको क्या बताऊँ मैं। खैर इन्होंने क्या यादें करवा दी मुझे। अब खैर किसी और दिन इस मौजू पर भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आफिफ राशिद साहब, आप शो पर हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।